हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने या आपके पिताजी ने एक फ़्लैट ख़रीदा है बिल्डर से। बिल्डर ने अपनी बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स बेचने के बाद ना ही आपकी सोसाइटी रजिस्टर की, ना ही आपकी सोसाइटी का नाम उस बिल्डिंग के प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाया और चला गया। ऐसे ही काफ़ी साल गुजर गए। आप लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी तो फॉर्म कर ली, सोसाइटी तो रजिस्टर कर ली, लेकिन आप लोगों ने अपनी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी कार्ड पर अपने बिल्डिंग के सोसाइटी का नाम ही नहीं चढ़ाया। तो अब क्या होगा? अब कई साल गुजर चुके हैं और बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हालत में है। बिल्डिंग को अब बनाने के लिए रीडेवलपमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे कई सोसाइटी को मैं जानती हूँ जो बिल्डर्स के पीछे लिटरली भीख मांगते हुए जाते हैं। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन वो लोग लिटरली उसके सामने इस तरीके से झुकते हैं, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्डर कहता है कि मैं आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दूंगा, आपको ना कोई टाइप का रेंट दूंगा, आपका एरिया भी मैं बढ़ा कर नहीं दूंगा, और उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड पे आप लोगों का नाम नहीं चढ़ा हुआ है। तो इसका एक बहुत ही आसान और सिंपल सोल्यूशन कानून में है। यही सोल्यूशन बताने के लिए मैं ये आज का वीडियो बनाया है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी है वो मैंने गैदर करने की कोशिश की है। तो हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मेरे वीडियो को आप प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसका सबसे पहला सोल्यूशन महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट के अंदर दिया हुआ है, जो है 1963 का। ये काफ़ी पुराना एक्ट है, लेकिन 2008 में उसमें एक अमेंडमेंट आया है। वो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है सेक्शन 5A, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 5A कहता है कि हम एक स्पेशल प्रॉपर अथॉरिटी बनाएंगे फ्लैट ओनर्स की प्रॉब्लम्स को या तो फ्लैट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए विद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब इसके अंदर सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि इट इज़ अ कंपल्सरी ऑन द बिल्डर कि एक बार अगर उसने प्रॉपर्टी बेच दी सारे बिल्डिंग्स की, तो उसके बाद वो मेंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स की जो मतलब कि ओनर्स हैं उनके साथ मिलकर एक एप्लीकेशन डालेगा सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। अगर बिल्डर ये काम नहीं करता है तो सोसाइटी के मेंबर खुद ही अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद का सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11। सेक्शन 11 ये कहता है कि एक बार सारी प्रक्रिया पूरी हो गई बिल्डिंग की खरीदारी की, तो पहले बिल्डर एवरी पॉसिबल स्टेप उठाएगा अपना खुद का टाइटल क्लियर करने के लिए, और वो टाइटल कन्वे करेगा मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को, या सोसाइटी को वो टाइटल क्लियर करके कन्वे करने की पूरी कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर डीड ऑफ कन्वेंस बनेगा, आपकी सोसाइटी का नाम जो है वो आपके प्रॉपर्टी कार्ड पर आएगा, और ये सारी चीज़ें क्लियर करके बिल्डर आपको दे देगा। लेकिन अगर बिल्डर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर ये काम नहीं करता, तो आप बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी ये खुद ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट के अंदर। ये एक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जैसे एक प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट के अंदर, उस तरीके से एक प्रोसीडिंग आपकी चलेगी। आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा स्पेशल रजिस्टर ऑफिसर के सामने, और आपको एक यूनिलैटरल कन्वेंस बनाना है। यूनिलैटरल कन्वेंस का मतलब होता है जो एक बंदा बनाता है। जैसे कि देखिए, नॉर्मल एग्रीमेंट बायलैटरल होते हैं, इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक पार्टी होगी, आप खुद। आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे जो ये डीड ऑफ कन्वेंस होगा। वो यूनिलैटरल एग्रीमेंट होने के बाद जो रजिस्ट्रार होगा वो समन्स इशू करेगा प्रमोटर को या बिल्डर को, और पूछेगा कि क्यों ना मैं इस यूनिलैटरल एग्रीमेंट को डीम कन्वेंस करार दे दूं। जी हाँ व्यूअर्स, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ डीम कन्वेंस का, जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लॉ। तो डीम कन्वेंस का जब प्रोसीजर सामने बिल्डर को बुलाया जाएगा, बिल्डर को सुना जाएगा इस मैटर से रिलेटेड, और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इट इज़ फिट केस टू रजिस्टर द प्रेजेंट एग्रीमेंट एज ए डीम कन्वेंस, तो वो ऑर्डर आपके फेवर में ग्रांट कर देगा, आपकी इंटायर सोसाइटी के नाम पे ग्रांट करेगा। आप वो ऑर्डर की बेसिस पे डीम कन्वेंस रजिस्टर करवाएंगे और प्रॉपर्टी कार्ड पर अपना नाम चढ़ाएंगे एज अ ओनर, और द सोसाइटी विल बी द ओनर ऑफ द
एंटायर प्रॉपर्टी। ये एक प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। ये इतना सिंपल सा प्रोसीजर है, एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उसके बावजूद भी आप बिल्डर्स या कोई लोकल नेता के पीछे भागते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो एक लोकल नेता या कोई बिल्डर ना होते हुए कोई भगवान हो गया, या एक कोई बहुत बड़ा जादूगर है जिसने एक जादू की छड़ी घुमाई और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। देखिए, वो भी क्या करेगा, कानून के आगे वो भी नहीं जा सकता। जब तक आपकी सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पर नहीं चढ़ेगा, वो भी डेवलपमेंट नहीं करा सकता। ये आता है डीसी रूल के अंदर। डीसी रूल यानी कि डेवलपमेंट कंट्रोल रूल। आप एक काम कीजिए, एक नया रूल जो 2020 में आया है, उसका नाम है UDCPR 2020। इतना ही आप गूगल में डाल के देख लीजिए, आपको पूरा रूल नज़र आएगा। उसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई डेवलपमेंट करना है आपको प्रॉपर्टी का, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, डेवलपमेंट एप्लीकेशन। वो आता है रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 2 यानी कि 2.2 के अंदर ऑफ UDCPR 2020 में, जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट। ये पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एप्लीकेशन जाता है और वो एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका 7/12 उतारा या प्रॉपर्टी कार्ड की एक कॉपी। वो जो है लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन के साथ जुड़ेगा, एप्लीकेशन जाएगी, तब जाके आपको डेवलपमेंट का परमिशन मिलेगा। तो जब तक आपके पास टाइटल क्लियर नहीं है, आपके प्रॉपर्टी पे आपके सोसाइटी का नाम रजिस्टर नहीं है, तब तक तो बड़े से बड़ा बिल्डर आ जाए या बड़ा से बड़ा नेता आ जाए, वो भी ये डेवलपमेंट काम नहीं कर सकता। अल्टीमेटली उसे भी वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, डीम कन्वेंस का, जो मैंने अभी आपको बताया, वो भी आपके थ्रू ही करेगा। तो उसके करने से अच्छा आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? आप खुद ही अपना टाइटल क्लियर करवा लीजिए, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए वो रखवा लीजिए, आप अपना एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करवा लीजिए, आप उसका सर्वे करवा लीजिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं। देखिए, ये UDCPR जो 2020 है, इसके अंदर आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आर्किटेक्ट का जो पॉइंट मैं इसमें नहीं डिस्कस करना चाहती, क्योंकि मेरा फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं टॉपिक से भटक जाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2020 यानी कि 2020 में ये इन्वेंट हुआ है, इसके पहले भी ये एक्ट था, इसके पहले भी ये रेगुलेशन था। और ये रेगुलेशन के अंदर इट वॉज वेरी कंपलसरी कि डेवलपमेंट करने से पहले प्रॉपर्टी पे आपका नाम होना, आपकी सोसाइटी का नाम होना ज़रूरी है। उस वक्त इस रेगुलेशन का नाम था स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन फॉर म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर निगम नगर पंचायत इन महाराष्ट्र। इसके अंदर जो रेगुलेशन 6 था, वो इसी एप्लीकेशन के ऊपर था कि डेवलपमेंट एप्लीकेशन, जब आपको कोई एरिया डेवलप करना है तो आप डेवलपमेंट एप्लीकेशन डालेंगे। और डेवलपमेंट एप्लीकेशन के साथ आपको सबसे पहला ये लिखा हुआ है कि आपको 7/12 उतारा या तो प्रॉपर्टी कार्ड आपके उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। वो था रूल 6 सब रूल 2 सब रूल 2 यानी कि 6.2.2। ये मैं पुराने रेगुलेशन की बात कर रही हूँ। अभी जो यूनिफाइड रेगुलेशन आया है उसके अंदर रेगुलेशन नंबर 2 के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो बिल्डर सबसे पहले यही काम करेगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट करवाएगा, आपके प्रॉपर्टी पे आपका नाम लगवाएगा और उसके बाद वही डेवलपमेंट करेगा। देखिए, एक बार अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप बिल्डर के सामने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं। आपकी जो ये पावर होती है उसके सामने कम्युनिकेट करने की, वो बढ़ जाती है। आप उसके सामने सारे कंडीशन रख सकते हैं कि भाई आप हमको अल्टरनेट अकोमोडेशन दे दीजिए, हमारा एरिया भी हमको बढ़ाकर चाहिए, हमको इतने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हमारा पूरा रीडेवलपमेंट करने के लिए चाहिए। ये भी एक रूल है कि अगर आपको रीडेवलपमेंट करना है तो कौन से स्टेप्स आपको करने फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप ये है कि एटलीस्ट 2 सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये एडवर्टीजमेंट डालना पड़ेगा, आपको टेंडर मंगवाने पड़ेंगे, बिल्डर्स आपको टेंडर देगा, आपकी स्पेशल डेवलपमेंट कमेटी बैठेगी जो ये सारे टेंडर को स्क्रूटिनाइज करेगी और उसमें से सबसे बेस्ट जो पार्ट रहेगा, जो टेंडर का पार्ट रहेगा, वो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। फिर आप बैठ के जो है आप बिल्डर के सामने सारी की सारी चीज़ें अपने सामने रखोगे, टर्म्स एंड कंडीशन रखोगे, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपका एग्रीमेंट बनेगा बिल्डर के साथ। ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सबसे पहले आप ये काम करवा के ले लीजिए। कि अभी देखिए, इसके पहले भी एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए स्कीम बनाई थी। अभी हाल ही में 2021 में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में स्पेशल ड्राइव निकाला था। स्पेशल ड्राइव के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें जो स्पीड अप करने की कोशिश की गई थी डीम कन्वेंस की। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सोसाइटी का किस्सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2008 से पहले
उस सोसाइटी ने कुछ स्टेप उठाए थे, अपने सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में या 7/12 उतारा में रजिस्टर कराने के लिए। उन लोगों ने जिस तरह से यूनिलैटरल एग्रीमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डीम कन्वेंस के अंदर, उसी टाइप का कोई एग्रीमेंट बनाया, उसको रजिस्टर कराया और प्रॉपर्टी कार्ड पे अपना नाम चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, रजिस्ट्रेशन अपने प्रॉपर्टी कार्ड पे उनका नाम नहीं चढ़ पाया। जो प्रॉपर अथॉरिटी थी उस वक्त, उन्होंने उनको कुछ फर्दर डायरेक्शन दिए कि ये आप और स्टेप्स कीजिए, जो कि उन्होंने नहीं किया और चीज़ें भी वहीं के वहीं रह गई। अब वो सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हमारा तो कन्वेंस हो चुका है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, तो हमें डीम कन्वेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी कार्ड पे हमारा नाम नहीं है। तो भाई साहब, प्रॉपर्टी कार्ड पे अगर आपका नाम नहीं है आपके सोसाइटी का, इसी प्रोसीजर को तो डीम कन्वेंस कहते हैं। और जो यूनिलैटरल एग्रीमेंट आपने पहले बनाया था वो किसी और लॉ के अंदर बनाया था, क्योंकि उस वक्त 2008 का ये लॉ या ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब चूंकि ये नया लॉ इंट्रोड्यूस हो गया है, अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। जो यूनिलैटरल एग्रीमेंट आपने पहले बनाया था वो अब 2008 के अंदर बनाइए, 2008 के बाद बनाइए और अंदर डीम कन्वेंस बनाइए। देखिए, जो पहले आपने एग्रीमेंट बनाया था कि उसमें आपके पास रजिस्ट्रार की सर्टिफिकेट थी, क्या आपके पास कोई रजिस्ट्रार का ऑर्डर था? नहीं, आपने खुद से बना लिया था। आप प्रॉपर तरीके से बनाइए, रजिस्ट्रार का परमिशन ले लीजिए, रजिस्ट्रार की सर्टिफिकेट रहेगी, रजिस्ट्रार का ऑर्डर रहेगा, एक प्रॉपर पर्टिकुलर आपकी प्रोसीडिंग चलेगी रजिस्ट्रार के सामने। इस तरीके से बनाइए, आपको किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत क्या है? देखिए, ये मैं बार बार आपको इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि जो नया रूल एंड रेगुलेशन निकला है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपकी सोसाइटी को स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद अगर आपकी बिल्डिंग बहुत ही खस्ता कंडीशन में निकली, धोखादायक या धोखाग्रस्त बिल्डिंग निकली, तो गवर्नमेंट तुरंत आपको नोटिस इशू कर देगी पूरे फ्लैट्स खाली करने की। उस वक्त आप क्या करोगे? आपको ना चाहते हुए भी अपना घर खाली करना पड़ेगा। और अगर वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में, तो गवर्नमेंट आपको खाली करवा के डिमोलिशन ड्राइव लाकर पूरी बिल्डिंग ही डिमोलिश करा देगी। चलिए ठीक है, अगर गवर्नमेंट अगर डिमोलिश नहीं भी कराती है, अगर किसी एक्सीडेंट के थ्रू या समझ लीजिए कुछ अर्थक्वेक की वजह से या हैवी रेन की वजह से अगर आपकी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है, देखिए डिमोलिशन दो तरीके से हो सकता है। एक, या तो बाय एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि या तो अर्थक्वेक की वजह से या बारिश की वजह से या गवर्नमेंट की डिमोलिशन ड्राइव की वजह से। इन दोनों की किसी एक वजह से अगर आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी डिमोलिश हो गई, तो आपको तो रीडेवलप कराना ही पड़ेगा उसको। अगर आप जब उस वक्त रीडेवलप कराने के लिए जाएंगे, पूरी तरीके से बिल्डिंग बनाने के लिए जाएंगे, तो फिर ये डीसी रूल, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आपके बीच में आएगा। आप नहीं बना पाओगे जब तक कि आपका नाम, आपकी सोसाइटी का नाम रजिस्ट्रेशन के अंदर, सोसाइटी के बिल्डिंग के प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर आपकी सोसाइटी का नाम ना हो, रजिस्टर ना हो, तब तक आप ये काम नहीं कर सकोगे। तो आप कब तक ये सारी चीज़ें आप रोक के रखोगे? इसलिए जल्दी से जल्दी अपना ये काम कंप्लीट कीजिए। बहुत ही अच्छी स्कीम निकली है गवर्नमेंट की, एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट आपके फेवर में आया है। इसके अंदर ये सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कीजिए और अपने घर को, अपने आशियाने को बचा लीजिए। ये मेरा आज का वीडियो था। इसके अलावा और भी अच्छे वीडियोस मैं आपको लाती के देती रहूँगी। बिल्डर्स के मैल फंक्शनिंग्स को या जो जितने भी जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से लॉ निकाले, जिसमें से एक लॉ तो ये था। दूसरा, डेवलपमेंट के दौरान भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके लिए महारेरा भी है। महारेरा का एक पूरा सीरीज़ मैं आपको निकालने वाली हूँ, वो भी आप वीडियोज़ में इशू करने वाली हूँ। आप वो भी इन्फॉर्मेशन उसमें से ले सकते हैं। इसीलिए मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।